हाँ तो विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले गॉस थ्योरम के बारे में बताया था और गॉस थ्योरम को अप्लाई करके हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं किसी भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे कि मैंने आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसके अलावा फिर मैंने आपको प्लेन शीट के लिए बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में माना एक स्फीयर है जिस पर चार्ज Q है, स्फीयर, और स्फीयर है। स्फीयर का मतलब ये 3D डायमेंशनल है, 3D है। एक सर्कल होता है जो 2D होता है केवल दो प्लेन में। तो अब इस पर जो चार्ज है Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये स्फीयर हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हॉलो हो सकता है जो अंदर से बिल्कुल खाली हो, या सॉलिड भी हो सकता है। अब सॉलिड स्फीयर भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो कंडक्टिंग हो सकता है, अंदर से पूरा सॉलिड है लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर है, और दूसरा हमारा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ हॉलो स्फीयर की बात कर रहा हूँ। हॉलो स्फीयर का मतलब ये हो गया कि अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और वो अंदर से हॉलो है, अंदर से हॉलो है। तो जो भी चार्ज दिया जाएगा वो कहाँ आएगा, उसकी सरफेस पर आएगा। माना टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज Q है तो वो उसकी सरफेस पर है। उसका रेडियस, वो सेंटर वो है और रेडियस R है। ठीक है जी। अब हमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, इसके अंदर भी, इसके इस सरकमफेरेंस पर या बाहर भी। माना इसकी रेडियस कैपिटल R है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बाहर P पॉइंट पर निकालनी है, यहाँ जो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करें, हम एक गॉसियन सरफेस बनाएं। जैसा कि पहले बताया था, गॉसियन सरफेस कैसा होता है, क्लोज्ड सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। तो ऐसा गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा 3D में, वो भी एक स्फीयर ही होगा जिसकी रेडियस हमारी स्मॉल r होगी। तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल फॉर्म में होगा, स्फीयर होगा जिसकी रेडियस r होगी, और इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ आपको दिखाई हुई है। यहाँ ये चार्ज Q है जिसकी रेडियस r है, ये स्फीयर है, और यहाँ पर चार्ज Q पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉइंट P यहाँ से r दूरी पर, और ये हमारा गॉसियन सरफेस है। अब इस सरफेस पर मैंने एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट ले लिया ds। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी, क्योंकि ये चार्ज Q है, रेडियली आउटवर्ड होगी। तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, और अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पूरा लिखा हुआ है, चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर सरफेस ऑफ रेडियस r फॉर फाइंड एट पॉइंट P। गॉसियन सरफेस ड्रॉ की हमने, स्फीयर ऑफ रेडियस r। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने देखा था जैसा कि E और ds सेम डायरेक्शन में थे, तो एंगल हो गया EDS cos थीटा, थीटा की वैल्यू हो गई 0 और cos 0 की वैल्यू 1। E क्योंकि सब जगह सेम है इसीलिए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी। सरफेस एरिया कितना होगा इसका, 4 पाई r स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सीधी निकल सकती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। तो पहले भी मैंने पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, r डिस्टेंस पर इतनी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई हॉलो स्फीयर है और स्फीयर के बाहर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह की होगी, ये पूरा का पूरा हॉलो स्फीयर ऐसे ही काम करेगा। माना चार्ज Q कहाँ पर इकट्ठा हो गया, पॉइंट O पर हो, पॉइंट O पर हो,
इससे बाहर मतलब नहीं है। यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूट है वो सारा चार्ज ऐसा काम करेगा जैसे पॉइंट ओ पर हो, क्यू यहाँ है और आर दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने निकाला था पॉइंट चार्ज के लिए ई की वैल्यू पहले भी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो बिल्कुल सेम वही हो गया। ठीक है जी। तो ये पॉइंट चार्ज विच इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर। केस सेकंड भी हो सकता है, इसका होलो स्फीयर है और माना मुझे पॉइंट पे यहीं पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहाँ है, चार्ज यहाँ, तो यहाँ रेडियस आर हो गया और इसके लिए जो गॉसियन सरफेस है वो यही हो गई स्फीयर जिसकी रेडियस आर है। तो स्मॉल आर की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा यहाँ, कैपिटल आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारी स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगी। केस थर्ड, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर निकालना है, माना पी पॉइंट यहाँ है, तो सारा चार्ज तो बाहर है, अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, और गॉसियन सरफेस पी से होकर पास करनी है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्यू बराबर 0। जब क्यू बराबर 0 है तो अभी हमने गॉसियन थ्योरम क्या कहती है, ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू है 0, तो ई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ 0, ई की वैल्यू 0। अच्छा, इसी प्रकार से अगर कोई सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तो सॉलिड में क्या बताया था, कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रह सकता, वो सारा चार्ज कहाँ जाता है, सरफेस पर आ जाता है बाहर। अगर चार्ज क्यू हम दें तो सारा चार्ज बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंडक्टर के अंदर भी 0 होता है। तो रिजल्ट वही आएंगे जो हमारे होलो स्फीयर के लिए आई थी, तो अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अगर कोई सॉलिड स्फीयर है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है तो इसके रिजल्ट बाहर वाले के लिए तो सेम वही होंगे। ई बराबर, माना ये आर डिस्टेंस है तो ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और हमारा सरकमफेरेंस पर जो वैल्यू होगी ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, और लेकिन अंदर की जो पॉइंट होंगे उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। मानो पी पॉइंट भीतर है यहाँ, तो क्या यहाँ चार्ज 0 नहीं है, ये गॉसियन सरफेस होगा, और यहाँ जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, भीतर चार्ज सेम नहीं है, तो यहाँ चार्ज कुछ अलग होगा, इसको घेरे हुए चार्ज क्यू तो टोटल है बाहर तक, इसके अंदर माना क्यू डैश चार्ज है, इसके अंदर माना क्यू डैश चार्ज है। नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर जो है वो चार्ज इसके अंदर माना क्यू डैश है, और क्योंकि इसके अंदर मीडियम भी है तो हमारा अंदर जो गॉसियन सरफेस थ्योरम अप्लाई होगी वो क्या होगी, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन, ना कि एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट के, कैपा कहते हैं इसे। ठीक है जी। तो और बात यहाँ ये तो सेम ही होगी कि इसके अंदर अगर चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ई, और यहाँ मैं अगर सरफेस बनाऊँ वो भी रेडियली आउटवर्ड, तो एंगल तो होगा इनके बीच में 0 ही, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई हमारा सब जगह कांस्टेंट बाहर, सरफेस एरिया इसका हो गया 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन। अब क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, देखें पूरे वॉल्यूम में चार्ज है क्यू, तो पर यूनिट वॉल्यूम हो गया क्यू अपॉन 4 पाई 4/3 पाई आर की क्यूब वॉल्यूम, 4/3 पाई आर की क्यूब, और गुणा जो इसका वॉल्यूम है जो हमने इसके अंदर लिया हुआ है 4/3 पाई स्मॉल आर की क्यूब। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पूरा चार्ज, और व्हाट इज टोटल वॉल्यूम, और इनटू जो इसके अंदर है वॉल्यूम,
गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर की क्यूब। तो कैंसिल करने पर ये आ जाता हूँ आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्मॉल आर, तो ये वैल्यू हमारी इतनी आ जाती है। इसमें ये सारी वैल्यू तो फिक्स है, तो हम क्या देखते हैं ई प्रोपोर्शनल टू आर। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि सरकमफेरेंस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और उसके बाद में प्रोपोर्शनल टू 1/r²। है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। अब इसके बाद है और भी मैं डेरिवेशन जो पहले बता चुका हूँ उसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। पहले मैं इनके रिजल्ट बता चुका था, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे आई। माना ये डायपोल है एक, ये सेंटर है और इस सेंटर से ये एक्सियल लाइन है, पहले ही बताया था मैंने, इनको मिलाने वाली लाइन। सेंटर से p डिस्टेंस पर इनकी डिस्टेंस है r। यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहाँ मैंने एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा और टेस्ट चार्ज Q0 रखने के बाद में मैं यहाँ फोर्स देखता हूँ। एक तो ये -Q की तरफ होगा और ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये रिपेल करेगा EB की तरफ। तो यहाँ दो फोर्स काम करेंगे। EA की वैल्यू तो हो गई -Q की वजह से इनके बीच में डिस्टेंस r+a² KQ, और EB की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, ये पूरी r यहाँ तक और ये a यहाँ से लेकर यहाँ तक a। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई r-a KQ/r-a²। तो रिजल्ट में अब हमारी कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, EB ज़्यादा है EA से, EB इज़ ग्रेटर देन EA। तो इसीलिए रिजल्टेंट जो होगा EP पर वो हो गया EB - EA। इसे घटाया मैंने, KQ कॉमन आया और ये वैल्यू आ गई, इनका LCM आ गया r² - a² और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा r+a² r² + a² + 2ra और माइनस r-a² आएगा माइनस में r² + a² - 2ra। तो जब हम इन्हें खोलेंगे तो r² से ये r² कैंसिल, a² से ये a² कैंसिल और ये माइनस और माइनस प्लस 4ra आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी, KQ तो यहाँ है ही है और इसको सॉल्व करने से 4ra और वटे नीचे में r² - a²। अब इसमें हम क्या करते हैं 2r अलग कर देते हैं और 2a इसके साथ ले लेते हैं, Q×2a मिल के बन गया हमारा डायपोल मोमेंट P। तो फार्मूला क्या बन गया हमारा 1/K की वैल्यू 1/4πε0 और ये हो गया 2p × r/r² - a²। और इसकी डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो EB -EA है, EB की तरफ है, EB की तरफ का मतलब हो गया माइनस से प्लस की तरफ। तो इसका जो रिजल्ट है वो हुआ नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब मैं निकालता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होती है ये। आर दूरी पर माना मैंने लिया, यहाँ टेस्ट चार्ज रखा, तो ये वाली दूरी तो हो गई √r² + a² और ये भी इतनी हो गई। अब ये -Q है, ये +Q है, तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और ये माइनस है तो इसकी वजह से इधर की तरफ होगी, +Q जो होगा वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो रिजल्टेंट इसका कहाँ आएगा, इसका रिजल्टेंट
पैरेललोग्राम से हम बना सकते हैं इसके पैरेलल यहाँ और इसके पैरेलल यहाँ, और यहाँ से जो डायगोनल जाएगा ये रिजल्टेंट होगा ई। और इसका फॉर्मूला लगाते हैं √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस इनके बीच का एंगल। तो ये थीटा है अगर, तो ये और ये थीटा, और यदि ये थीटा है तो ये और ये थीटा है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 2 थीटा। एक बार मैं दोबारा से आपको बताऊँ, -Q ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और दूसरा अगर ये थीटा है तो ये पैरेलल लाइन है और ये है तो ये भी थीटा हो गया, क्योंकि ये इधर E1 है और ये E2 है, तो दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा हो गया कि नहीं। तो वो रिजल्टेंट का √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 2 थीटा। अब E1 की वैल्यू होती है KQ/R स्क्वायर, Q और प्लस Q दोनों चार्ज बराबर हैं तो KQ/R स्क्वायर, और E2 की वैल्यू भी KQ/R स्क्वायर, दोनों बराबर हैं। R का मतलब है डिस्टेंस इनके बीच में, ये A है ये R है, √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर है ना का होल स्क्वायर। तो E रिजल्टेंट इसमें क्या हो गया, बराबर करने पर 2E स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ठीक है। और कॉस 2 थीटा को और आगे खोलते हैं हम फॉर्मूला से, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 2E स्क्वायर माइनस वाली ये कट जाएगी, 4E स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इसका अगर हम मैं अंडर रूट कर दूँ तो 4 का √2E स्क्वायर का E cos थीटा, 2E cos थीटा, और फिर 2 की वैल्यू तो 2 है ही है, E की वैल्यू मैं रख देता हूँ जो ये है KQ/√R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर था ना, ये होल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस A/√R स्क्वायर। तो ये Q × 2A बन गए P, डायपोल मोमेंट KP/R स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन में निकाल सकता हूँ। इसी प्रकार से एक मैंने आपको रिजल्ट बताया था, टॉर्क ऑन डायपोल इन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखा हुआ है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बताया था भाई फोर्स तो टोटल लगेगा 0, QE यहाँ होगा और -QE यहाँ होगा, लेकिन ये घुमाने की कोशिश करते हैं। टोटल फोर्स 0, टॉर्क बराबर हो गया आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है जी। अब फोर्स तो हो गया QE, कोई सा भी फोर्स लेना QE है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों लाइनों के बीच की कौन सी आ रही है, ये वाली BN, तो इनटू BN, और BN की वैल्यू ये AB है, और इनके बीच में ये डायपोल है और इनके बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना एंगल बना रहे हैं थीटा, ये है हमारा परपेंडिकुलर BN, ये AB। तो BN की वैल्यू कितनी हो गई, BN/AB बराबर साइन थीटा, तो इससे आ गई AB साइन थीटा और AB साइन थीटा। AB का मतलब 2A इनके बीच की दूरी है, 2A साइन थीटा, और Q × 2A मतलब PE साइन थीटा, तो Q × 2A P, तो टॉर्क की वैल्यू हो गई PE साइन थीटा। तो इस तरह से ये टॉर्क का मान हम निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं कैपेसिटेंस के बारे में भी निकालूंगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 प्लेट हैं कैपेसिटर में, जितना चार्ज यहाँ होता है उतना ही नेगेटिव यहाँ होता है। तो मैंने निकाली थी दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और बीच में σ/ε0 होता है, निकाल चुके हम। तो वही वैल्यू निकाली हमने,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, E बराबर डी वी अपॉन डी आर से आप निकाल चुके हैं, V बराबर ई डी, E बराबर डी वी अपॉन डी आर मैंने आपको बताया था, डी आर बीच की डिस्टेंस है, तो कैपेसिटर के बीच में डिस्टेंस है D, पोटेंशियल है कांस्टेंट, तो डी वी की जगह V अपॉन डी हो गया, तो क्या फॉर्मूला हो गया, V बराबर ई डी, E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। अब क्योंकि C बराबर Q अपॉन V होता है, तो Q अपॉन V का मान मैंने यहाँ रख दिया सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, Q अपॉन A, D अपॉन Q से Q कट गया, तो C की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये है। अब इसके बाद एक दूसरा है फॉर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कैपेसिटर के बीच में अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक रख दूँ, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब कोई इंसुलेटिंग सब्सटेंस रख दूँ, तो क्या होता है, यहाँ इंडक्शन की वजह से यहाँ माइनस चार्ज बन जाते हैं और यहाँ प्लस चार्ज बन जाते हैं, और यहाँ माइनस हो गई होगा। ये मैं 1 मिनट इसको मैं दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ। माना ये है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये कैपेसिटर है, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। अब अगर मैं यहाँ बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दूँ, तो इस प्लस की वजह से यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस की वजह से यहाँ प्लस इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले ई नॉट इधर है, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है माना E, और इस E की जो वैल्यू होती है वो कैपा टाइम्स कम होती है मीडियम में, जैसे फोर्स आपको निकलवाया था F0 तो इस E की वैल्यू जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक के, वो E0 कैपा होगी, जबकि यहाँ E0 होगी बीच में। माना इसकी थिकनेस T है, तो यही मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और कैपेसिटर के अंदर है जिसकी थिकनेस T है, ठीक है जी। तो अब हम इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, दो भागों में बट गया पोटेंशियल डिफरेंस, एक तो जहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है और एक यहाँ डाइलेक्ट्रिक है। तो V बराबर ई डी होता है, तो ई नॉट तो कितने रीजन में है, पूरा D, और ये T को छोड़ दें D माइनस टी में, और T क्षेत्र में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E प्लस ई टी, दो भागों में पोटेंशियल बढ़ गया, ई नॉट D माइनस टी प्लस ई टी। आगे मैं इसे पहले जैसा मैंने बताया था, E की वैल्यू तो हो गई E0/K, E0 कॉमन, और C बराबर होता है, क्योंकि QIV और V की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी E0 D माइनस टी प्लस T/K, और E0 की वैल्यू पहले ही बता चुका हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू अभी होती है Q अपॉन A, तो Q से Q कैंसिल, तो C की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T/K, ये रिजल्ट आता है। अगर T बराबर D है, यानी अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरे थिकनेस में है D में, तो T D के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, T बराबर D ये कैंसिल हो जाएंगे उस समय, और D/K आ जाएगा, K ऊपर चला जाएगा, तब C की वैल्यू हो जाएगी K एप्सिलॉन नॉट A/D। अब एक दूसरा केस और लेते हैं हम कंडक्टिंग स्लैब का। मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह कंडक्टिंग स्लैब रख दूँ, तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा या माइनस Q, जितना ये होगा उतना ही यहाँ होगा माइनस Q, और यहाँ तो माइनस होगा तो उतना ही यहाँ प्लस Q होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चलेगा और इतना ही अपोजिट यहाँ होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा, इस स्लैब के अंदर, कंडक्टर के अंदर जीरो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहाँ उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तो भीतर जीरो हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो केवल D माइनस टी रीजन में है, यहाँ नहीं है। तो पोटेंशियल अगर मैं यहाँ निकालूँ तो कितना होगा, E0
D-T रीजन में और प्लस 0, और C फिर वही Q/V, V की वैल्यू मैं रख देता हूँ Q/E0 की जगह रख दिया मैंने σ/ε0 D-T, और सिग्मा की वैल्यू Q/A, Q से Q कैंसिल, तो क्या आ गई, C की वैल्यू ε0A/D-T। ये किसके लिए है, किसी कंडक्टर के लिए डेरिवेशन है। अब इसमें भी यदि T और D बराबर हो जाएं, यानी कैपेसिटर इस पूरे में फैल जाए, ये जो कंडक्टर है कैपेसिटर के अंदर वो सारा स्थान ले ले बीच की जगह का, तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगी D-T, T बराबर D रखेंगे तो C की वैल्यू ε0A/0, इसका मतलब इन्फिनिटी। तो इस तरह से इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हो जाता है, यानी हम इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब एक आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। माना ये चार्ज Q है, इसे R दूरी पर मैं देखूं तो V कितना होगा, KQ/R, तो Q तो यहाँ है ही है, R दूरी पर यहाँ हर R दूरी पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, सबको मिला दें तो ये इक्विपोटेंशियल होगा। अगली R1 ले लिया मैंने, माना R2 डिस्टेंस ऐसे ही ले लें तो V इक्विपोटेंशियल होगा। तो क्या आते हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनते हैं अगर पॉइंट चार्ज है तो। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल शेप में आती है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है जी, V1 V2 V3 V4। इसमें भी हम क्या देखते हैं, जो पास में होगा पॉइंट चार्ज के उसकी R कम है, KQ/R से हम देखते हैं R कम होगा तो V ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे R बढ़ते चले जा रहे हैं सेंटर से, V का मान कम होता चला जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल V1 का, फिर V2 का, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और बाकी का मैं आगे कराऊंगा।